Class 6, Chapter 9, Civics, Urban Livelihoods। हम इससे पहले रूरल लिवलीहुड के बारे में पढ़ चुके हैं। रूरल एरिया में लोग कैसे रहते हैं। अब बात कर रहे हैं अर्बन एरियाज़ की। We find that people around us are engaged in various type of tasks or activity to earn their livelihood। हम अपने चारों तरफ पाते हैं कि जो लोग हैं वो किसी न किसी एक्टिविटी में, किसी न किसी टास्क में जुड़े हुए हैं जिससे वो अपने जीवन यापन के लिए कुछ पैसा कमा सकें। On their basis of their nature, these activities are grouped in 3 different categories। और इसी सब में ये जो इनकी नेचर है, मतलब इसका जो ये एक्टिविटीज़ हैं, ये किन्हीं 3 ग्रुप में डिवाइड हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टेरिटरी सेक्टर। दीज आर आल्सो कॉल्ड द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। और इन तीनों को सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक भी कहा जाता है। मतलब हमारी इकोनॉमिक के ये 3 सेक्टर हैं जिनकी वजह से भारतीय युग का भी इनकम ग्रो होता है। मतलब ये इस बारे में है। प्राइमरी सेक्टर आर और एग्रीकल्चर सेक्टर। ये पहला है प्राइमरी सेक्टर, या और इसे कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस सेक्टर इंक्लूड दोज एक्टिविटी दैट आर अंडरटेकन बाय यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स डायरेक्टली। इसके अंदर वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल द कल्टीवेशन ऑफ वीट, यानी कि वीट उगाने का काम। दिस इज़ बिकॉज फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वीट वी डिपेंड मेनली ऑन नेचर फैक्टर लाइक लैंड, रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। अगर हम सिर्फ बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ वीट की, तो वो हमारी डिपेंड रहता है नेचुरल फैक्टर में, जिसमें लैंड आती है, रेनफॉल, सनशाइन और क्लाइमेट आता है। दिस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग। और इसी सेक्टर में डेयरी यानी कि दूध का काम, फिशिंग का काम, फॉरेस्ट्री यानी कि पेड़ पौधों का काम और माइनिंग जैसी चीज़ों का काम भी आता है। सिंस एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन दिस सेक्टर, therefore this sector is also called the agriculture sector। इसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर ने भी कितने सालों इसमें अपना योगदान दिया है, तो इस वजह से इस सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। Where now next we have the secondary sector और इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब दूसरा सेक्टर और या इंडस्ट्रियल सेक्टर। This sector cover those activity in which natural or primary product are changed into other form through way of manufacturing। ये वो सेक्टर है जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट जो हैं प्राइमरी प्रोडक्ट से उठाकर चेंज किए जाते हैं मशीनरी के द्वारा किसी और प्रोडक्ट में। फ्रॉम वीट वी मैन्युफैक्चर बिस्किट, यानी कि अगर अब हम वीट की बात करें, वीट उगाया तो हमने उसे उठाया और उसका बिस्कुट बना दिया। Here the product is not produced by nature but it has to be made, so some process of manufacturing is required। पर यहाँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जो नेचुरल नहीं होते हैं, पर उन्हें लेना पड़ता है, उठाना पड़ता है और मैन्युफैक्चर करना पड़ता है क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है। दिस कैन बी डन इन फैक्ट्री, अ वर्कशॉप और एट अ होम। और ये सब काम किसी फैक्ट्री, किसी वर्कशॉप या किसी होम में भी, मतलब किसी तरह के छोटे सेटअप में भी हो सकता है। सिंस दिस sectors gradually has become associated with different kind of industries, it is also called as the industrial sector। और अब अगर मैं कहूँ कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री के किसी न किसी पार्ट से, किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई हैं, तो इसीलिए इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। द हैवी टेरिटरी सेक्टर और द सर्विस सेक्टर। दिस सेक्टर इंक्लूड दोज एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अब टेरिटरी वो सेक्टर है, सर्विस सेक्टर्स का नाम है, जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए काम किया जाता है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। अब आपको पता ही होगा, जब आपको कोई बिजनेस करना होता है, वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी, तो आपको बैंक से लोन लेने की, बैंक से पैसा लेने की, इंश्योरेंस करवाने की और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। These activities by themselves do not produce any good, but they provide a support for the production process। ये खुद कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं, ये कोई प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करती, पर ये इस तरह की मदद प्रोवाइड करती हैं जिससे आप अपने उन दोनों सेक्टर्स के प्रोडक्ट की ग्रोथ देख सकते हैं। Since these activity provide service, this sector is also called as a service sector। मतलब ये अब इस तरह ये जो सेक्टर है ये हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसे सर्विस सेक्टर कहा जाता है।
People in the urban areas are generally engaged in sedentary and tertiary sector. एग्रीकल्चर इज़ द मेन एक्टिविटी इन द रूरल एरियाज। हमने पहले भी पढ़ा है कि रूरल एरिया में ज़्यादातर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती हैं, इसलिए जो अर्बन के एरिया हैं, शहरों के जो लोग हैं वो ज़्यादातर सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर्स यानी कि सर्विस और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में जुड़े रहते हैं। टॉक अबाउट द अर्बन लिवलीहुड। There are more than 5,000 towns and 27 big cities in India. Big cities like Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, etc., which have more than million people earn their livelihood as vegetable vendor, flower seller, newspaper seller, cycle rickshaw puller, auto rickshaw driver, roadside cobbler, barber, scrap gatherer, domestic servant, petty shopkeeper, large showroom owner, factory owner, worker, government employee, etc. But their working and living conditions are quite different. We also find a large number of people sitting in a group at the crossing. This place is called the labor chowk. These people are daily wages labor. They work as a helper to masons, dig at construction site, lift loads and unload truck in the market, etc. Let us consider some of the urban livelihood in detail. हमने पढ़ा इस पैराग्राफ में कि 5,000 से ज़्यादा टाउन हैं और 27 से बड़ी सिटीज़ हैं इंडिया में, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आती हैं। इनके अंदर मिलियन पीपल आते हैं अपने जीवन यापन के कमाने के लिए। और ये जो जितने भी काम मैंने पढ़े, अपने आसपास आपने लोगों को देखा ही होगा कि छोटे शहरों से, दूसरे टाउन से आकर बड़े शहरों में काम करते हैं ताकि ये अपनी जगह से दूसरी जगह में ज़्यादा पैसा कमा सकें। और आपने कई बार देखा होगा जब आप किसी स्ट्रीट को क्रॉस करते हो तो साइड में कुछ लोग बैठे दिखाई देते हैं, तो वो कौन होते हैं? लेबर। उसे लेबर चौक कहते हैं। वहाँ वो लेबर होती है जो डेली वेजेस के काम करती है, यानी कि रोज़ मिलने वाले पैसे से काम करती है। ये लोग कोई ना कोई इसी काम में हेल्प करते हैं। तो आइए अब डिटेल में पढ़ते हैं हम अर्बन एरियाज़ के लिवलीहुड के बारे में। पहला हमारे पास एक केस स्टडी है स्ट्रीट वेंडर का। There are almost 1 crore street vendors in India who work in the urban area. They sometimes sell things or repair them or provide service. They are not employed by anyone, but they're self-employed, so they have to organize their own work. They plan themselves that what and how much stock they should purchase, as well as from where and how to set up their shop. Their shops are usually temporary structure. The vegetable vendor generally use their own carts. Sometimes they simply use a plastic sheet and spread it on the pavement. Every morning, Lalu arrange vegetables like potato, tomatoes, pumpkin, cucumber, etc. in the basket at this stall. He used cycle trolley to carry vegetable to sell to the people on their houses. He usually earned 100 to 150 rupees per day. Earlier, street vendor was considered as an obstruction to traffic and to the people walking, but now it's organized as a general benefit and as a right of the people to earn their livelihood. People feel the mobile vendors should be allowed to move around easily. ये एक शॉप मतलब एक वेजिटेबल सेलर के बारे में है कि कैसे ये लोग अपना इनकम सोर्स कमाने के लिए काम कर रहे हैं, किस तरह ये मेहनत करते हैं। जो आपको पता ही है, वेजिटेबल वेंडर जो होता है वो खुद के काम का खुद मालिक होता है। वो अपने आप को खुद अरेंज करता है, वो अपना काम, उसे कितना कमाना है, कितना बेचना है, कैसे करना है, वो सब खुद देखता है। डोमेस्टिक सर्वेंट। Some people in the urban areas earn their livelihood by working as a domestic servant. They are generally migrant people from the poor state of the country like Bihar, UP, Odisha, etc. Amina worked as a domestic helper in a posh colony in Delhi. She migrated from UP with her husband 7 years ago. She cleans utensils, washes clothes, sweeps and mops the floor. She gets 1,000 per month. Her husband collects scrap metal and from house to house and sell it to the factory. They live in a slum area and outskirt of the city. यानी कि ये डोमेस्टिक सर्वेंट वो होते हैं जो आपके यहाँ काम करने आते हैं, जो घर की सफाई वगैरह करते हैं। और ये ज़्यादातर पुअर कंट्री से आते हैं, पुअर सिटी से आते हैं, पुअर स्टेट से आते हैं, ताकि ये दूसरी जगह जाके थोड़ा पैसा कमा सके। ओके, भी है सम गवर्नमेंट वर्कर्स भी हैं हमारे पास और बैंक एम्प्लॉय भी हैं। तो ये सब भी एज ए अर्बन वर्कर्स हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही होता है कि गवर्नमेंट वर्कर जो होते हैं फैक्ट्री में काम करते हैं और इन्हें भी कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। थोड़ा पढ़ लेते हैं। किशन वर्क एज अ ट्रेलर इन अ एक्सपोर्ट गारमेंट फैक्ट्री। ही वर्क एज अ कैजुअल लेबर द फैक्ट्री वेयर ही वर्क मेक winter garment for people living in foreign countries like Russia, UK, USA.
Saudi Arabia. He goes to the factory in a crowded bus. He has to work very long hours to from some month in a year. A normal working day begin at 9 and the end at 9. Sometimes he has to stay even late. He works 6 days in a week. When the factory owner get large order, he has to work on a Sunday also. He get 80 rupees per day for 8 hours and 40 extra for working late. In the off season, the factory reduces its staff for about 3 to 4 months. In a year, Kishan has to sit idle. There is no work for him in the factory. He has to find some other work. He get other allowance apart from his wages. There is no job security. He can be asked to leave any time by his employer. ये एक गारमेंट वर्कर के बारे में है जो एक एक्सपोर्ट फैक्ट्री में काम करता है और जो रशिया, यूएसए, यूके और सऊदी अरेबिया के लिए कपड़े बनाती है। तो इन्हें जैसी बात है दिन का 80 रुपये मिलता है और 8 घंटे का, और अगर 4 घंटे और मतलब काम करते हैं और लेट नाइट काम करते हैं तो 40 रुपये और मिलता है। और इनकी जो जॉब होती है वो स्टेबल भी नहीं होती है क्योंकि ये बनाते हैं विंटर क्लोथ्स, तो विंटर में ही काम होता है, समर में इन्हें दूसरे काम देखने पड़ते हैं क्योंकि जो कंपनी है काम कम होने की वजह से अपना स्टाफ भी कम कर देती है। Now talk about the bank employee. Priya work in a bank. She attend her office from 9:30 to 5:30. She get 30,000 as a regular monthly salary. In addition, salary she get provident fund, gratitude, medical and other allowance. She does not go to the office on Sunday. This is paid holiday. When she joined work, she was given an appointment letter which include all the term and condition of her work. She enjoys security of employment. She is entitled to get facility like drinking water and safe working environment. तो ये एक बैंक एम्प्लॉय है मिस प्रिया, और ये 30,000 इनकम करते हैं मंथली की। इनके जॉब टाइमिंग फिक्स है, इनकी जॉब भी फिक्स है। इन्हें एक क्या कहते हैं लेटर मिलता है इनकी जॉइनिंग का कि हाँ ये एक फ़िक्स एम्प्लॉई हैं, तो इनको निकाला भी नहीं जा सकता, और ये कुछ सेफ्टी मेजर्स भी इंजॉय करती हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑन बेसिस ऑफ अवर डिस्क्रिप्शन वी कैन से द एम्प्लॉयमेंट आर द फॉलोइंग 3 टाइप। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट गिवन बाय समवन, wages employment or casual employment, regular employment or permanent employment. Now self-employment, in this a person is involved in his own business. He earns his own income. The worker is the owner of a resource and sell is his and her good to earn profit. Of the above description, the vegetable vendor is a self-employed. हमने अभी वेजिटेबल वेंडर के बारे में जाना, तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है क्योंकि वो अपने बिजनेस से जुड़े हुए सब काम खुद करेगा। कितना कमाना है, कितना गंवाना है, ये भी वही देखेगा। वेज एम्प्लॉयमेंट, here the worker get daily wages. He and she is not the owner of the resources. He get no other allowance apart from the daily wages. There is no fixed number of working hours. There is no provision of formal letter. There is no job security. Domestic servant and a garment worker are the example of a wages employment. Wages employment वो होते हैं जिन्हें रोज़ के काम करने के रोज़ के पैसे मिलते हैं। इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ये भी हो सकता है कि इन्हें आज बुलाकर मना भी कर दिया जाए कि कल से मत आना। ये जो हमने गारमेंट वर्कर देखा, जो हमने डोमेस्टिक वर्कर देखे, ये उसमें आते हैं। नाउ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, हेयर एम्प्लॉयमेंट इज एन on a regular basis. The place of a work follow rule and regulation laid down to the government. Worker get regular monthly salary. In addition to the salary, people get several other benefits such as paid leave, payment during holiday, provident fund, gratuity, medical allowances etc. ये रेगुलर काम है। रेगुलर काम में जो होता है नियम कानून होते हैं, एक ऑफिस होता है, एक पर्टिकुलर सैलरी होती है और अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। वर्कर आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली फॉर फिक्स नंबर ऑफ आवर। इसमें जो वर्कर हैं वो फिक्स नंबर ऑफ आवर्स में काम करते हैं। द वर्कर इज़ गिवन अपॉइंटमेंट लेटर स्टार्टिंग ऑल द टर्म एंड कंडीशन ऑफ वर्क। इसमें एक एम्प्लॉय जो वर्कर है उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है जिसमें उसके जुड़े हुए सारे टर्म एंड कंडीशन कंपनी के लिखे होते हैं। पीपल enjoy security of job. There are several facilities like safe drinking water and safe working fund, for example प्रिया। तो इसके अंदर जो सिक्योरिटी काफ़ी होती है और लोगों को कुछ सेफ्टी मेजर्स भी मिलते हैं। नाउ इंटरलिंक बिटवीन रूरल एंड अर्बन में, अब हम बात कर रहे हैं कि जो ये रूरल और अर्बन इनमें कनेक्शन कैसे है। देयर इज़ अ क्लोज लिंक बिटवीन रूरल एंड अर्बन। The main occupation of the people in the rural areas is agriculture. The urban people, on the other hand, are engaged in manufacturing and service sector. Rural people provide urban people agriculture produce for food. They also provide servicemen
as the rickshaw puller, cobbler, barber, domestic servant, etc. The raw material produced in the rural area through agriculture are used in the industry exciting in the urban areas. On the other hand, urban people provide industrial products like tractors, threshers, pumping set, etc. They are produced for agriculture purpose. Besides, they provide many things to the rural people that are used in day-to-day life. यानी कि अर्बन जो रूरल होते हैं वो हमेशा एग्रीकल्चर के काम में जुड़े रहते हैं और जो अर्बन होते हैं वो हमेशा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के काम में जुड़े रहते हैं। जब रूरल लोग उन्हें एग्रीकल्चर करके देते हैं तभी इंडस्ट्री वाले कुछ ना कुछ सामान बनाते हैं। वहीं जब इंडस्ट्री वाले कोई मशीन बनाते हैं तो वो रूरल एरियाज़ में जैसे कि ट्रैक्टर हो गई, मशीनरी, ट्रेजर हो गया, पंपिंग मशीन हो गई, वो देते हैं तो वो अपने एग्रीकल्चर के काम में उसे उन्हें सपोर्ट मिलता है। तो इस तरह रूरल और अर्बन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज। द मूवमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज माइग्रेशन। अब क्या होता है कि ज़्यादा गांव में तो काम बचता नहीं है, तो जब लोग आ जाते हैं शहरों में काम करने के लिए तो उस चीज़ को माइग्रेशन कहते हैं। जब एक टाइम पर ज़्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह उठकर आते हैं तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज सिट आइडल फॉर मैनी मंथ्स for the year. This is because agriculture is a seasonal activity. Often there is a crop failure due to monsoon or pest attack. So rural people move to the urban area in search of work. क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर है वो भी एक स्पेसिफिक टाइम का होता है, तो जो रूरल के लोग होते हैं वो अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं भाई, क्योंकि कई बार उनकी क्रॉप फेल हो जाती है, मानसून की वजह से अटैक हो जाता है, पेस्ट अटैक हो जाता है, तो फिर वो अपने जीवन को चलाने के लिए अर्बन एरियाज़ में अपना काम ढूंढने आ जाते हैं। रूरल एरिया लैक हेल्थ फैसिलिटी, सो दे माइग्रेट टू अर्बन एरिया फॉर द बेटर ट्रीटमेंट। रूरल एरिया में ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं होती, या मेडिकल का हो या ट्रांसपोर्टेशन का हो, तो इसलिए वो अर्बन में आते हैं ताकि उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ मिल सकें, बेटर लाइफ मिल सके। रूरल एरियाज डू नॉट हैव स्कूल एंड कॉलेज टू गुड क्वालिटी, सो दे प्रेफर टू लिव इन द अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज़ में अच्छे स्कूल और कॉलेजेस में नहीं होते, इसलिए वो अर्बन एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं। माइग्रेशन रिजल्ट इज ओवर क्राउडिंग ऑफ अ सिटी। इट क्रिएट मैनी प्रॉब्लम लाइक हाउसिंग, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सेट्रा, बट इन फैक्ट इट ऑल्सो लीड टू प्रोस्पेरिटी इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। भाई अब माइग्रेशन ज़्यादा होगा तो इसका रिजल्ट तो यही होगा कि जिस शहर में लोग ज़्यादा आएंगे, काम ढूंढेंगे, उस जगह में जगह कम हो जाएगी, उस शहर में जगह कम हो जाएगी, सेफ्टी कम हो जाएगी, सैनिटाइजेशन कम हो जाएगी, डेवलपमेंट कम हो जाएगी। पर ये एक चीज़ है कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक्सरसाइज, और ये यहाँ होता है ख़त्म। बाकी चीज़ों के चैप्टर्स के लिए आप देखिए सनराइज ऑनलाइन।